गरीब माँ बेटियों का जादुई बैंगन का पराठा। पिताजी, ये लीजिए। और घास लेकर आऊं मैं? हाँ बेटा, अभी तो और चाहिए। अजी ये लीजिए, मैं थोड़ी मिट्टी और गोबर ले आई हूँ पास से। जब झोपड़ी बन जाएगी तो इससे ही लीप दूंगी। कमजोर झोपड़ी से थोड़ी मजबूत हो जाएगी। ठंड जो बढ़ रही है अब। फिर मुकेश झोपड़ी बनाकर तैयार कर लेता है। दरअसल कुछ देर पहले उसके बड़े भाई और भाभी ने धोखे से जायदाद हड़प कर धक्के मारकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मुकेश अपने बेटा बेटी और पत्नी के साथ गुजारा करता है। उनके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी जो उसके भाई ने बड़ी मुश्किल से दी थी। उस बंजर जमीन पर मुकेश रोज फावड़ा चलाता था, पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर वो एक दुकान पर कुछ पैसों के लिए काम करता है और खाद बीज लेकर आता है और एक बाइक वाला मुकेश को टक्कर मार देता है, जिससे उसके हाथ पांव में थोड़ी चोट आ जाती है। बचाओ कोई। इसको तो काफी चोट आ गई है। पास में अस्पताल है, मैं अभी लेकर जाता हूँ इन्हें। राजू नाम का भला व्यक्ति उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इतने में सुमित्रा को कोई इत्तला कर देता है तो वो भागी भागी अपने पति और बच्चों के साथ देखने आती है। अजी आप ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? इतनी विपदा! क्यों भगवान जी, आप हमारे परिवार की परीक्षा ले रहे हैं? अब जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है सुमित्रा। ये लो पैसे, मैं घर पर आ रहा था और ये हादसा हो गया। इससे घर पर कुछ खाने के लिए ले आना और बीज वगैरह भी। अजी इससे आपकी दवाई ले आती हूँ। राशन का क्या है, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं सुमित्रा, कुछ खाने को नहीं ले जाओगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुझे तो दवाई यहाँ से मिल गई है, खेती भी तो देखनी है। लेकिन मुझे चोट इतनी आई है कि मैं खेत नहीं कर पाऊंगा 3-4 हफ्ते तक। तब तक क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कल से खेती करूंगी। पिताजी, आपको कुछ भी चाहिए होगा आप हमें कहना। चलो घर चलते हैं। फिर डॉक्टर मुकेश को डिस्चार्ज कर देता है और सुमित्रा अपने बच्चों के साथ ऑटो में पति को घर वापस ले आती है। अगली सुबह जब दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो जेठ का लड़का युग उन दोनों को चिढ़ा रहा होता है। ये शाम को मैं तो पिज्जा खाऊंगा। ये बल्ले बल्ले, वो भी वेजीज और चीज से लोडेड वाला। अरे अर्जुन, तुम इन्हें क्यों खिला रहे हो? दोनों भाई बहन को यहाँ से निकाल दो। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम गरीब लोग हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है। कभी देखा है, कभी खाया है? नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। अर्जुन काकू को धक्का मारकर भगा देता है और फिर दोनों भाई बहन उदास मन से घर आते हैं। काकू, तो उदास मत हो। दीदी, युग भैया बहुत गंदे हैं। वो पिज्जा की बात से चिढ़ रहे थे। मेरा भी पिज्जा खाने का मन है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों का इतना रोने जैसा मुंह क्यों हो रहा है? युग ने पिज्जा की वजह से चिढ़ा दिया। अब इसका पिज्जा खाने का मन है, पर वो बहुत महंगा आता है। हमारी हैसियत नहीं है। वो एक रोटी जैसा होता है जिस पर बहुत सारी सब्जी और चीज होता है। मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। बस मुझे पिज्जा खाना है और तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। रुक, मैं तेरे लिए वैसा कुछ बनाती हूँ। रोटी पर ढेर सारी सब्जी तो घर में बस बैंगन है, उसी को ही गोल गोल काट कर लगा देती हूँ। ऐसा कहकर सुमित्रा एक रोटी बनाकर तवे पर गोल गोल बैंगन के टुकड़े लगा देती है और सेक कर बच्चों को कहती है। बच्चों, पिज्जा जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन है बैंगन का पराठा। काकू, मुंह मत बना, माँ ने इतने प्यार से बनाया, खाकर तो देख। फिर दोनों बच्चे उस बैंगन के पराठे को बराबर खाने लगते हैं। वाह माँ, बहुत अच्छा है, एकदम करारा करारा, बहुत मस्त। हाँ माँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। बोल रही है तो रिदिमा, लगता है तुझे बैंगन का पराठा अच्छा लगा। और खा ले, ये ले। माँ मुझे भी। अरे भाग्यवान, मुझे भी तो दो। ये लीजिए आप भी। फिर मैं खेत में जाऊंगी, हल चलाना है। बच्चों को बैंगन का पराठा खिलाने के बाद वो खेत में जाकर हल चलाने लगती है। जब तक मुकेश जी ठीक नहीं हो जाते, मैं यहाँ खेती करूंगी। बस भगवान की कृपा से फसल आ जाए। जैसे ही सुमित्रा दोबारा जमीन में फावड़ा मारती है तो एक चीख की आवाज आती है और रोशनी की चमकती हुई बॉल लुढ़कने लगती है। हे भगवान, ये आवाज कैसे आ रही है? और ये अंडा बॉल की तरह क्या है यहाँ? तभी वो बॉल टूटती है
जिसमें से 2 सींग और छोटी सी पूंछ वाला बौना सा आदमी निकलता है। ओह, परेशान कर दिया। अरे चैन से मुझे अपने घर में तो रहने दो, अब मैं कहाँ रहूं? आह! कौन हो तुम? इतना छोटा आदमी, वो भी सींग वाला? हाँ तो क्या हुआ, अब मैं कहाँ रहूंगा ये बताओ। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो गई। तुम मेरे घर चलो, आओ मेरी हथेली पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बनाकर भी खिला दूंगी। हाँ ये ठीक है। बड़ी मुश्किल से बौना सुमित्रा की हथेली पर चढ़ जाता है और सुमित्रा उसे अपने घर ले आती है। घर वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी डरते हैं। साथ ही सुमित्रा उन्हें सब कुछ बता देती है। देखो, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये 2 बैंगन के पराठे हैं, इसे खा लो, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है ये। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और दो ना मुझे। माफ करना, मेरे घर में और बैंगन नहीं है, तो मैं तुम्हें बैंगन का पराठा बनाकर नहीं खिला सकती। घर की स्थिति ठीक नहीं है, ना खेत में कोई सब्जी उगी अभी तक। तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। तुम लोग अच्छे हो और तुमने इतना अच्छा अपने हाथ का बैंगन का पराठा खिलाया मुझे। मैं जादू कर सकता हूँ, अंगली का बंगली जादू हो जा। अब देखो तुम्हारे खेत में जादू हो गया है। क्या सच में? मैं देख कर आती हूँ अभी। सुमित्रा के साथ उसकी बेटी भी उनके खेत पहुंच जाती है। माँ बेटी अपने खेत में ढेर सारे जादुई बैंगन को देखते हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे जादुई बैंगन हैं। ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे बैंगन के पराठे तो बनाकर खिलाने ही होंगे। बेटा चुन्नी में रख ले थोड़े बैंगन। बेटी जैसे ही बैंगन तोड़ती है तो उसकी जगह पर दोबारा से बैंगन उग जाते हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और थोड़े से बैंगन अपने घर ले आते हैं और उस छोटे से बौने को ढेर सारे बैंगन के पराठे बनाकर खिलाते हैं। वाह, इतने स्वादिष्ट बैंगन वाले पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए हैं। पेट भर गया मेरा। अपने बच्चों को भी तो खिलाओ तुम। हम तो खा रहे हैं, आप भी खा लो। आपकी वजह से तो हमें इतने सारे बैंगन के पराठे खाने को मिले हैं। सच में आप जो भी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मुझे जाना होगा। बस मेरे लिए बैंगन के पराठे पैक कर दो और उसी खेत में छोड़ दो। जी, ये लीजिए। आप थोड़ी देर हमारे साथ खेलो ना, फिर चले जाना। बौना उनकी बात मान लेता है और दोनों बच्चों के साथ खेलता है। कभी उनके हथेली पर चढ़ता है तो दोनों बच्चे अपनी छोटी सी उंगली से उसे गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा उसे अपने बैंगन के खेत में छोड़ देती है और वो उसी जादुई बॉल में अपना सारा सामान लेकर वहां से अदृश्य हो जाता है। अगले दिन से सुमित्रा अपने खेत से जादुई बैंगन को तोड़कर मंडी में बेचने लगती है और शाम को घर आकर बच्चों के लिए फिर से बैंगन का पराठा बनाती है। वाह माँ, मैं तो आपके जादुई बैंगन के पराठे का फैन हो गया हूँ। जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। इसको बाहर क्यों नहीं बनाकर बेचते हो आप? इसे बहुत सारे लोग खाएंगे। अरे हाँ सुमित्रा, काकू बिल्कुल ठीक कह रहा है और इससे कमाई भी हो जाएगी। बाजार में बेच लिया करूंगा मैं। वैसे भी अब हाथ पांव में थोड़ी जान आ गई है। आप सही कहते हैं, दुगना काम होगा तो इससे हमें भी लाभ होगा। हम कब तक इस कच्ची झोपड़ी में रहेंगे? अगले दिन से मुकेश बाजार में बैंगन बेचने चला जाता है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। वहीं सुमित्रा सुबह से शाम तक सबको अपने हाथ के बैंगन के पराठे बनाकर खिलाती है, जो कि आसपास के लोगों को काफी पसंद आते हैं। अरे वाह आंटी, आपके बैंगन के पराठे तो बड़े पसंद आए मुझे। जरा एक और दीजिए, चटनी भी। जी लीजिए। वक्त के साथ गरीब माँ अपने जादुई बैंगन के पराठे से मशहूर हो जाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर कर लेती है। वहीं मुकेश भी जादुई बैंगन बेचकर पैसे कमाता है। कुछ वक्त बाद दोनों अपना पक्का घर ले लेते हैं। दोनों बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और बैंगन के पराठे के 3 स्टॉल खोलकर अपनी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, हमारे गरीब माता पिता ने तो हमें पालने के लिए बहुत संघर्ष किया है। ऐसे ही आपके माता पिता भी करते होंगे, इसलिए उनका दिल कभी ना दुखाएं। मधु बेटी, देख चूल्हे का धुआं झेलकर तेरी आंख आंसू से भर गई है। हलवा ही तो बनाना है, मैं बना देती हूँ। नहीं माँ, अपनी सहेली के लिए मैं अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी। इतने में प्रिया हाथों में मिठाई लिए हुए आती है। मधु, ये ले मिठाई खा। मैंने भी तेरे लिए कुछ बनाया है। वाओ, गाजर का हलवा मेरे लिए? क्यों, तेरे सिवा क्या मेरी कोई और दूसरी सहेली है? अब तू बता, ये मिठाई किस खुशी में? मेरी शादी पक्की हो गई है। कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे। ये सुनकर मधु की आंखें नम हो जाती हैं। अरे क्या हुआ मधु, तुम मेरी शादी पक्की हो जाने से खुश नहीं है क्या?
नहीं प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, मगर दुख इस बात का है कि अब मेरी सबसे प्यारी सहेली मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। ये कहानी है मधु और प्रिया की दोस्ती की। दोनों स्कूल के कक्षा दूसरी में मिली और सहेली बन गई, और जैसे जैसे साल बीतते गए उम्र के पड़ाव के साथ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हालांकि प्रिया एक बहुत ही पैसे वाले अमीर खानदान की इकलौती बेटी है, वहीं मधु गरीब सीताराम की बेटी है, जो कि दिन भर फुटपाथ पर लोगों के जूते चप्पल जोड़कर जो कमाता, गरीबी में उसी से उसके घर का खर्चा चलता। अजी, आप आ गए? हाँ जानकी, बड़ी मुश्किल से आज 50 रुपए कमाए। जो नसीब में लिखा होता है उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जानकी सीताराम को खाना परोसती है। सुनो जी, मधु की सहेली की शादी पक्की हो गई, अब हमें भी अपनी मधु के हाथ पीले कर देने चाहिए। जानकी, कौन सा बाप नहीं चाहता कि उसके घर में ब्याह का मंडप सजे, मगर आजकल बिना दहेज के अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है। जहां भी भगवान ने हमारी मधु की शादी का संजोग लिखा होगा, बन जाएगा। प्रिया के पिता शादी के लिए महंगे वेडिंग प्लानर को बुलाते हैं। प्रिया बेटी, ये वेडिंग प्लानर है, तुम्हें जिस टाइप का थीम रखना है इनसे डिस्कस कर लेना। ओके डैडी। मैम, आपकी शादी का वेडिंग लोकेशन कुछ ऐसा रहेगा और शादी का मंडप कुछ ऐसा बनेगा। इट्स अमेजिंग, मुझे अपनी शादी में ऐसा ही मंडप चाहिए, बट मेक श्योर उसमें गुलाब और आर्केड होने चाहिए। अगले दिन प्रिया की शादी की हल्दी और मेहंदी लगना शुरू हो जाती है। मधु एक पुराना सा सूट पहने आती है, जहां प्रिया सोफे पर महंगा सा लहंगा पहने बैठी है। मधु, तू अब आई है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था मेरी शादी की पहली हल्दी और मेहंदी तू मुझे लगाएगी। मैं तुझसे नाराज हूँ। अच्छा माफ कर दी, वैसे गुस्से में तो ज्यादा सुंदर लगती है। मधु अपनी अमीर सहेली को हल्दी लगाती है, तभी उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। अब शादी का दिन भी आ जाता है। माँ, आज प्रिया की शादी है, मैं क्या पहन कर जाऊं? मधु बेटी, तू मेरी शादी वाली बनारसी साड़ी पहन ले, उसके सिवा कुछ भी नहीं। गरीबी के चलते मधु अपनी माँ की दी हुई पुरानी साड़ी पहनकर अपनी सहेली की शादी में बैंकेट हॉल में आती है, जहां उसकी शादी का मंडप बहुत ही आलीशान और बड़ा होता है, जो महंगे फूलों और मखमल के महंगे लाल कपड़े से सजा होता है। फिर वो बैंकेट के ब्राइडल रूम में आती है, जहां महंगा सा लहंगा पहने हुए प्रिया सज धज के बैठी होती है। मधु आ गई तो? अच्छा सुन, कैसी लग रही हूँ इस ब्राइडल लुक में मैं? और शादी का मंडप देखा क्या? एक्चुअली जब मैं अंदर आई थी तो वेडिंग प्लानर मंडप सजा रहे थे, इसलिए देखा नहीं। तो इस शादी की जोड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी प्यारी सहेली, और उससे भी खूबसूरत तेरी शादी का मंडप सजा है प्रिया। तो सचमुच बहुत खुशनसीब है जो तेरी शादी के सारे अरमान पूरे हो रहे हैं। और एक अपनी गरीब सहेली को ही देख ले, मैंने भी अपनी शादी को लेकर हजारों सपने देखे हैं, मगर मैं जानती हूँ कि मैं एक गरीब की बेटी हूँ, जिसकी आंखों को सपने देखने का हक नहीं, क्योंकि एक गरीब की बेटी की शादी विदाई बड़ी मुश्किल से होती है। इसीलिए मुझ जैसी की किस्मत में ना तो इतना महंगा शादी का मंडप सजेगा, ना ऐसा शादी का जोड़ा होगा। ये कहते कहते मधु अपनी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ लेती है और प्रिया को मंडप में लाती है, जहां उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और विदाई हो जाती है। प्रिया, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना मधु। शादी के अगले दिन प्रिया पगफेरों के लिए मायके आती है। मम्मी, डैडी, देखिए मैं आ गई। माँ, मैं मधु से मिलकर आती हूँ। प्रिया अभी तो आई है, पहले कुछ खा ले। प्रिया जैसे ही मधु के घर पहुंचती है तो उसे देखने लड़के वाले आए हुए होते हैं। प्रिया बेटी, आओ ना। गायत्री जी, ये मधु की सहेली है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, बहन जी हमें मधु पसंद है। लड़के वालों के जाते ही प्रिया मधु को गले लगाती है और उसे छेड़ती है। बधाई हो मेरी प्यारी सहेली, तेरी भी शादी पक्की हो गई। अब तो मन में बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। प्रिया तू भी ना। पगफेरे के बाद प्रिया ससुराल चली जाती है। वहीं शादी का दिन भी पास आ जाता है, पर गरीबी के चलते मधु को आंगन में सादगी से हल्दी लग रही होती है। कुछ लोग सीताराम के साथ मंडप बनाने के लिए बांस काट कर ला रहे होते हैं। मधु, आज तेरी मेहंदी और हल्दी है, मगर फिर भी शादी का घर नहीं लग रहा। कोई गीत संगीत गाना बजाना भी नहीं है। हम जैसे गरीबों के घर आंगन से शादी का शोरगुल सुनाई नहीं देता। मेरी शादी के लिए पहले ही बाबा कर्ज में बिक गए हैं, ताकि गांव वालों को दावत खिला सके। अब अपने अरमानों को पूरा करने के लिए मैं उनका बोझ नहीं बढ़ाना चाहती,
ये बांस का मंडप ही मुझ जैसी गरीब की बेटियों के लिए बना है। ना तो हमें अपनी आंखों में शादी के अरमान सजाने का हक है और ना ही सपने देखने का। अपनी गरीब सहेली के आंसू देखकर जैसे प्रिया का दिल निकलने को आ जाता है और जैसे ही वो कमरे में जाती है तभी सीताराम अंकल, जमुना आंटी, आप दोनों मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? अपनी बेटी की आज एक बात मानेंगे? कहो ना प्रिया बिटिया। इस आंगन में ये मंडप नहीं बनेगा। अपने गरीब सहेली की शादी का मंडप अब मैं सजाना चाहती हूँ। आंटी, आप दोनों को बस कल शादी के दिन तक के लिए मधु को उलझा कर रखना है ताकि वो आंगन में ना आए। उसने जो सपने देखे हैं मैं उसे पूरा करूंगी। इसके बाद प्रिया वेडिंग प्लानर को बुलाती है। हेलो प्रिया मैम। आप सभी का थैंक यू जो आप इतनी जल्दी मेरे बुलाने पर यहाँ चले आए। मुझे इसी आंगन में उतना ही खूबसूरत मंडप चाहिए जैसा कि आपने मेरी शादी में बनाया था। और हाँ, मंडप को चारों तरफ से गुलाब और आर्केड से सजाना और आंगन की मिट्टी को भी अच्छे से कवर कर देना और दुल्हा दुल्हन के मंडप में बैठने के लिए अच्छे गद्दे मंगवाना। और मुझे कुछ अलग सा अरेंजमेंट भी चाहिए ताकि जब मेरी सहेली के मंडप में फेरे हों तो उन पर मंडप की फूल थ्रो हों। प्रिया मैम, आप अपनी सहेली की शादी के लिए जैसा मंडप चाहती हैं वैसा बन जाएगा, मगर इसमें बहुत खर्चा लगेगा। जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगी, आप बस वैसा ही मंडप बनाइए। सारे वेडिंग प्लानर रात भर जाग जाग कर जैसे जैसे प्रिया बताती है बिल्कुल वैसा ही सुंदर सा बहुत महंगा शादी का मंडप बनाते हैं। अगले दिन प्रिया मधु को शादी का जोड़ा देती है। मधु, ये ले मेरी तरफ से तेरी शादी का तोहफा, तेरी शादी का जोड़ा। चलो प्यारी दुल्हन, जल्दी से इसे पहन लो। मधु जल्दी से शादी के जोड़े को पहन लेती है और प्रिया उसका मेकअप करके आंखों पर पट्टी बांध देती है। प्रिया, तूने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? सरप्राइज है, चल तो सही। आंगन में बने महंगे से मंडप से कुछ ही दूर पर प्रिया मधु की आंखों की पट्टी खोल देती है जहां गुलाब बिछे होते हैं और जो शादी से मंडप तक जाते हैं। अपनी शादी का इतना सुंदर मंडप देखकर मधु की आंखें भर आती हैं। देखो मेरी प्यारी दुल्हन रानी, बारात से लेकर शादी का मंडप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे मंडप में होगी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया है ना? हाँ, क्योंकि मैं अपनी प्यारी सहेली की आंखों में उसकी शादी के दिन एक भी गम के आंसू नहीं देखना चाहती। इसीलिए उसकी खुशियों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे पास तो जैसी सहेली है जो बिना कहे मेरे दर्द को, मेरी मुस्कान के पीछे की उदासी को पहचान जाती है। शायद इसी को दोस्ती कहते हैं, सच्ची वाली दोस्ती, वो दोस्ती जो मेरी गरीबी नहीं देखती। थैंक यू सो मच प्रिया। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, इसमें नो सॉरी नो थैंक यू। अब चली, सब इंतजार कर रहे हैं। प्रिया मधु को शादी के मंडप में ले आती है जहां बड़े ही धूमधाम से एक गरीब की बेटी की शादी अमीर महंगे मंडप में होती है। देखकर शादी में आए लोग देखते ही रह जाते हैं।